डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी यूनिट टाइम में तो उस चीज को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट जानते हो तुम लोग क्या होता है? डिस्टेंस भी जानते हो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ये समझो। अगर ऐसा पहले इसको ऐसा समझो, अगर यहाँ डिस्टेंस लिखा जाता है, यहाँ डिस्टेंस लिखा जाता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो स्पीड होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा। समझ में आया? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया तो वेलोसिटी। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया था अगर कहीं भी रेट आ जा रहा है तो उसके फॉर्मूले में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और चेंज कह रहा है किसका? वेलोसिटी का। चेंज का तभी होता है जब फाइनल में से इनिशियल वाले को घटा दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? फाइनल वाले में से इनिशियल वाला घटा सकता। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी का फाइनल क्या होता है? v फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, है ना? अब एक चीज तुम्हें पता हो, इनिशियल वेलोसिटी को u कहा जाता है और फाइनल वेलोसिटी को v कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी को u लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी को भाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला किस चीज का होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। v मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, u मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। v माइनस u अपॉन t इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वही और कुछ नहीं, ठीक है ना? फिर फोर्थ क्वेश्चन है यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? स्पीड की जो यूनिट होती है वही तुम्हारी वेलोसिटी की यूनिट होगी, मीटर पर सेकंड। तो ये तुम्हारी वेलोसिटी की यूनिट है, ठीक है ना? फिर यहाँ पर कह रहा है, ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो सर्कुलर पाथ हम लोग बना लेते हैं, ये हो गया सर्कुलर पाथ, ठीक है ना? अब मैंने कहा कि चलो यहाँ से वो स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करना है। सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर पाथ पर वो मूव करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सर्कल मूविंग। अगर वो आधे सर्कल चले, अगर ये आधे सर्कल चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें बतानी है। तो यहाँ से वो चला बताएगा और पहुंच गए यहाँ पर, तभी तो आधा सर्कल चला। अब तुम्हें डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। क्वेश्चन में कहा है कि जो तुम्हारा सर्कल है उसका रेडियस r है। रेडियस पता है तुम लोगों क्या होता है? ये चीज होती है रेडियस। रेडियस r दिया हुआ है, डिस्टेंस भी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है। तो मैंने तुम्हें कहा था यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक जाओ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक मान लीजिए 1 मीटर है एग्जाम्पल के। तो तुम दो तरीके से जा सकते हो, एक तो सीधा ऐसे 1 मीटर चले जाओ, एक ऐसे घूम घाम के जाओ, है? अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो चल रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। अगर इसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ये ऐसे घूम के देखो यहाँ गया है, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट पाथ तो ये होगा, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो ये कितना चलेगा? अगर ऐसे चलेगा, एक आर इधर एक आर इधर, 2 आर चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब हमें डिस्टेंस निकालनी, तो अगर दिमाग लगाओ, एक जो सर्कल रहता है उसका सरकमफ्रेंस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सरकमफ्रेंस, उसकी वैल्यू क्या होती है? सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर होती है। देखो कोई भी सर्कल है, यहाँ से लेकर ऐसे करके ये होता है 2 पाई आर, लेकिन आधा चला, आधा चला है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर 2 से डिवाइड करो तो 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? पाई आर। ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये चीज हो गई डिस्टेंस और ये चीज हो गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आया 2 आर और डिस्टेंस आई पाई आर। बताओ ठीक है ये वाला। इसके बाद यहाँ पर देखो कह रहा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है।
तो अगर वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? जो आगे लिखा है वो होती है तुम्हारी वाई एक्सिस और जो बाद में लिखा है वो होती है एक्स एक्सिस। ये हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ। इसमें होएगा स्लोप तुम्हारा, तो जो स्लोप होगा उस स्लोप की वैल्यू क्या होगी और स्लोप का नाम क्या रखा जाएगा? वो होता है एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या था? एक्सेलरेशन। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो ये जो बीच में आता है इसको स्लोप कहा जाता है, याद रखो, आगे काम आएगा। ये जो बीच में बन रहा है इसको स्लोप है। तो स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन। समझ आ गया ना? फिर यहाँ पे कह रहे हैं न्यूटन का कौन सा लॉ है जो इनर्शिया पे बेस है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया पे बेस। फिर कह रहे हैं निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है तो उस मोशन को क्या कहेंगे? उस मोशन को लीनियर मोशन कहा जाएगा। बोला करो भैया, फिर पूरा खुल के बोला करो, या तो गलत होगा या तो ठीक है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? दो टाइप की क्वांटिटी होती है, वेक्टर और स्केलर। कौन सी? स्केलर। हाँ, स्केलर। ठीक है ना। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मात्रा, अमाउंट। ठीक है ना। फोर्स हमारा कौन सा क्वांटिटी होता है? फोर्स कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स में डायरेक्शन होती है ना, फोर्स इस साइड लगा रहे हैं, इस साइड लगा रहे हैं, डायरेक्शन होती है। और मात्रा की होती है कितना लगा रहे हैं, ये भी होता है कितना न्यूटन फोर्स लगाएगा। यहाँ पर कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट मतलब हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? शुरुआत की वेलोसिटी क्या होगी? भाई कोई चीज रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड होता है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? स्पीड। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो इसकी स्पीड क्या है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। फिर ये कह रहा है हु कॉइन्ड टर्म परमाणु। सबसे पहले किसने वर्ड यूज किया था? परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम कहा जाता है। किसने सबसे पहले यूज किया था? परमाणु किसने यूज किया? एटम कब हुआ? महर्षि कणाद। हाँ, महर्षि कणाद। इंग्लिश में क्या रहता है? कनट टाइप के रहता है ना। स्पेलिंग क्या अगर देखा जाए तो KANN। इन्होंने सबसे पहले यूज किया था। कौन सा टर्म यूज किया था? परमाणु। ठीक है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी होती है? हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी होती है? भैया याद करवाए थे बुक से जो लिखवाए थे, है ना? 10 to the power -10 कह रही है हमारे हाइड्रोजन की रेडियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन जो मैंने 50 बार पढ़ा है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? मैंने कल बताया था अगर एटॉमिक मास निकालना तो पहले क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आर्गन एक एक्सेप्शन होता है, इसको याद करने के लिए चाहिए। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। 20 होता है तुम्हारा कैल्शियम का। ठीक है। आर्गन का 18 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40 होता है। कल ही बताया था। ठीक है ना। तो इसका 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ फॉर्मूला ऑफ एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले तुम्हें एमोनियम पता होना चाहिए कि एमोनियम कैसे लिखा जाता है। एमोनियम कैसे लिखा जाता है? NH4। और सल्फेट कैसे लिखा जाता है? SO4। तुम्हें सबकी वैलेंसी पता होनी चाहिए तभी तुम लिख पाओगे। भाई NH4 की वैलेंसी कितनी होती है? 1। इसकी वैलेंसी होती है 1। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो ये वाला जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये 1 वाला जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा। किसी में अगर 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो ऐसे का वैसे ही जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा।
इस NH4 में 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा NH4 में 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसा लगा दूंगा है। SO4 वैसे वैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख दिए, तो ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला अमोनियम सल्फेट है। तो दोनों अगर याद कर लोगे कि अमोनियम कैसे लिखा जाता है, सल्फेट कैसे लिखा जाता है, तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं जो प्लांट्स को बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं। तो 16 इसका आंसर होगा, राइट, ठीक है, आया था टेस्ट में, है ना। 16 इसका आंसर है, 16 न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए जरूरी रहते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इटालियन स्पीसीज ऑफ हनी बी। हनी बी की इटालियन स्पीसीज कौन सी है? तो तुम्हें ऑप्शन दिए गए हैं 3, एपिस डोर्साटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरा। एपिस मेलिफेरा इसका राइट आंसर होगा। ये हनी बी की ऐसी स्पीसीज है जो इटालियन हनी बी की स्पीसीज प्रजाति अलग अलग, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट। हमें पता है न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो में MI लगेगा, मैक्रो में MA लगेगा। तो टोटल दोनों मिलाकर कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए? 16। लेकिन माइक्रो वाले सिर्फ कितने चाहिए? 7 चाहिए। माइक्रो वाले 7 चाहिए। तो अब बताओ मैक्रो वाले कितने चाहिए? तो 16 में से 7 घटा दो, 9। आ समझे ना, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है हाइब्रिड ब्रीड ऑफ बुफैलो एंड काउ दैट गिव्स मैक्सिमम मिल्क। बुफैलो की वो वाली ब्रीड बताओ जो सबसे ज्यादा दूध देती है, और काउ की बताओ जो सबसे ज्यादा मिल्क है। हाँ, तो बुफैलो की हो जाती है मुर्रा, और काउ की हो जाती है साहिवाल। ये दोनों खरीद लो और स्टार्ट करो। बताओ यहाँ 19 तक किसी कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे पास? हाँ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है भैया? कोई डाउट नहीं है ना, आगे आ जाए। क्वीन ऑफ मिल्क किस गोट को क्वीन ऑफ मिल्क कहा जाता है? सैनिन को कहा जाता है, ठीक है। हैंड दैट गिव्स मैक्सिमम एग, सबसे ज्यादा अंडे देती है। तो यहाँ पे ब्लैक लेग नोट नहीं देती है, ब्राउन लेग नोट नहीं देती है, वाइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट्स नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स। कौन सा न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स में अवेलेबल आयरन नहीं होता है? आयरन अवेलेबल नहीं होता है फर्टिलाइजर्स में। मैन्योर्स में रहता है, मैन्योर्स में रहता है। मैन्योर्स मतलब क्या होता है? ये रहते हैं नेचुरल, ठीक है। हाई लेवल ऑफ विटामिन इन पोल्ट्री फॉर्म। पोल्ट्री फॉर्म मतलब, हाँ, पोल्ट्री फॉर्म मतलब जहाँ पे वगैरह पाले जाते हैं, उसमें कौन से विटामिन का लेवल सबसे ज्यादा रखा जाता है? विटामिन A एंड D, ठीक है। 2 एग्जांपल्स ऑफ बीट्स। बीट्स ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो खेत में लग जाते हैं, और उनको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है क्योंकि वो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। मोटा भी होता है, हाँ ये भी होता है। और एक आध ग्रास, मोटा सबसे ज्यादा, हाँ ग्रास हो गया, जैंथियम हो गया, पार्थेनियम हो गया। पार्थेनियम जानते हो? जैसे छोटे छोटे वाइट ऐसे लगे रहते हैं किनारे सड़क पर, छोटा छोटा वाइट पार्थेनियम कहते हैं। तो कोई भी एग्जांपल लिख लो, जैंथियम लिखो, पार्थेनियम लिखो, कोई भी एग्जांपल। हाई प्रोडक्शन इन मिल्क नोन एज। मिल्क का हाई प्रोडक्शन जब होता है उसको क्या कहा जाता है? या ऐसे एक रिवॉल्यूशन हुआ, उसका नाम क्या है? वाइट रिवॉल्यूशन, है ना। वाइट रिवॉल्यूशन हुआ था मिल्क के हाई प्रोडक्शन के लिए। फिर डिनोशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे डिनोट किया जाता है? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का किससे डिनोट किया जाता है? इसको कैपिटल जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जैसे लिखा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जैसे लिखा जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है?
6.67 into 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। रेडिएशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 into 10 to the power 126. ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चन है मास ऑफ अर्थ। अर्थ का कितना मास होता है भैया? 6.1 नहीं 6 into 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम। 6.10 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम होता है, याद कर लेना। रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6.4 होता है 10 to the power -6 या 6.4 into 10 to the power 6 6.40 6.44 कौन सा? एक एक बोल तो कोई ना कोई सही हो जाएगा। कौन 6.4 दोनों में, तीनों चारों में? 6.4 into 10 to the power -6. 6.4 भैया माइनस कितना? माइनस नहीं है माइनस में कोई रेडियस थोड़ी इतनी छोटी रेडियस थोड़ी ना। 6.4 into 10 to the power 6। ठीक है, डन है। इस क्वेश्चन पे आओ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स पोल व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटी? अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल की साइड जा रहा है, कितने पोल्स हैं हमारे अब तक? 2 पोल। कौन कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कोई भी अगर हम लोग अभी हम लोग पोल पे तो हैं, हम लोग पोल पे नहीं है ना। अगर हम लोग कहाँ पे हैं? ट्रॉपिकल कैंसर के एरिया में है ना, याद है क्या? अगर हम लोग पोल के साइड मूव करते हैं तो ग्रेविटी का क्या असर होगा? कम हो जाएगी। ग्रेविटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अर्थ का शेप कुछ बल्जी रहता है, इस टाइप से रहता है, और ये होता है अर्थ का सेंटर। यहाँ पे रेडियस ज्यादा है और यहाँ पर रेडियस कम है। तो जैसे हम लोग पोल के साइड ग्रेविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल की साइड जा रहा है, कितने पोल्स हैं हमारे अर्थ पे? 2 पोल। कौन कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कोई भी अगर अभी हम लोग पोल पे गए, हम लोग पोल पे नहीं है ना, और हम लोग कहाँ पे हैं? ट्रॉपिकल कैंसर के एरिया में है ना, याद है क्या? अगर हम लोग पोल के साइड मूव करते हैं तो ग्रेविटी का क्या असर होगा? कम हो जाएगी। ग्रेविटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि अर्थ का शेप कुछ बल्जी रहता है, इस टाइप से रहता है, और ये होता है अर्थ का सेंटर। यहाँ पे रेडियस ज्यादा है और यहाँ पर रेडियस कम है। तो जैसे हम लोग पोल के साइड जाएंगे, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ। ग्रेविटी एट अर्थ सेंटर। अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होती है? अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कितनी होती है? 0 होती है। फॉर्मूला एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर विद मेडिकल एप्लीकेशन में प्रेशर की एक यूनिट बतानी है और प्रेशर का फॉर्मूला बताना है और एक एप्लीकेशन बताना है। एप्लीकेशन मतलब यूज होता है ना, एक मेडिकल यूज बताना है। तो बताइए क्या प्रेशर का फॉर्मूला होता है एरिया। इसकी यूनिट नहीं लिखी, यूनिट्स लिखनी है। मतलब हमें 2 यूनिट, एक से ज्यादा यूनिट बतानी है। देखो, इसका अगर हमें यूनिट लिखना है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर की एक यूनिट हो गई। दूसरी यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल। है? अच्छा, एक मेडिकल एप्लीकेशन बताना। मेडिकल एप्लीकेशन मतलब मेडिकल यूज बताना है इसका। तो जो इंजेक्शन रहता है, मैंने बताया था, याद होगा। इंजेक्शन में तुम्हारा प्रेशर का ही दिया जाता है, एरिया वहां पर घटा दिया जाता है इंजेक्शन का, और बड़े आराम से शरीर के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, थर्ड लॉ सजेस्ट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कौन सा लॉ बताता है? थर्ड लॉ बताता है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। इक्वल एंड अपोजिट, मतलब अगर हम दीवार में मारे तो हमको विपरीत तेज लगेगा। अगर तुम दीवार पे मारोगे
न्यूटन प्रोसेस न्यूटन प्रोसेस में भी दीवार मारे लोग का यूज करते हुए किसी को ना मारे। इस क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइस दैट टेस्ट प्योरिटी ऑफ मिल्क। कौन सा डिवाइस है जो मिल्क की प्योरिटी को चेक करता है? लैक्टोमीटर चेक करता है ना। मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? लैक्टिक एसिड। तो अगर कहीं भी वर्ड लैक्टो आ जाता है या लैक्टिक आ जाता है इसका मतलब ये दूध से रिलेटेड बात है। ठीक है ना भैया? यहाँ तक हो गया? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? सब क्लियर है ना? मेरे ख्याल से आधे याद करना। फिर क्वेश्चन में कह रहा है चेंज इन मोमेंटम सजेस्ट विच लॉ। अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो वो कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ है। ठीक है ना? और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम को कैसे डिनोट किया जाता है? P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होगी तुम्हारा मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट भी बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इनर्शिया डिपेंड। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? सही है। इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। नेक्स्ट, टिश्यू प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट की टिप पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहता है? कोई भी प्लांट हो, प्लांट के स्टेम के टिप पर और रूट के टिप पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहेगा? नहीं याद है? मैरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। मैरिस्टेमेटिक मैरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है तुम्हारे स्टेम के और रूट के टिप पर, है ना? नेक्स्ट, ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ। ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है और प्लेटलेट होती है। चार चीजें होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब और प्लाज्मा और प्लेटलेट होती है। तो अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएगी तो अगर प्लेटलेट्स किसी भी कम हो जाती है तो खून नहीं रुकेगा, कहीं कट हो जाता है। क्योंकि प्लेटलेट्स का वर्क होता है कि जहाँ भी इंजरी होती है उस चीज को फिलअप कर देगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख लोगे इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा और प्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड में जो चारों चीजें हैं, चारों में से एक हमारा लिक्विड पार्ट है और तीन चीजें सॉलिड पार्ट है। तो प्लाज्मा तुम्हारा लिक्विड पार्ट होता है और ये तीनों सॉलिड पार्ट होता है। आरबीसी भी सॉलिड पार्ट होती है, भाई सेल है ना, लिक्विड तो रहेगी। डब्ल्यूबीसी भी वाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट भी तुम्हारा सॉलिड पार्ट है। प्लाज्मा रहता है जिसकी वजह से खून बहता है, जिसकी वजह से खून रहता है। अगर प्लाज्मा नहीं रहेगा तो खून नहीं बहता। ठीक है, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। किस पिगमेंट की वजह से हमारा खून लाल कलर का होता है? क्लोरोफिल की वजह से भैया ग्रीन कलर के रहते हैं प्लांट। हमारा खून लाल किस वजह से रहता है? क्योंकि हमारे बॉडी में एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे रहता है? आरबीसी के अंदर रहता है। आरबीसी के अंदर रहता है। ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से हमारा खून लाल कलर का होता है। कौन सी सेल डिवाइड नहीं करती? कौन सी सेल डिवाइड नहीं करती? परमानेंट सेल्स डिवाइड नहीं करती। परमानेंट सेल्स रहती है परमानेंट टिश्यू के अंदर। परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स रहती है डिवाइड नहीं करती। ठीक है, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज कहाँ पर नहीं होता है? देखो कार्टिलेज होता क्या है, सब लोग अपनी नाक पकड़ो ऐसे आगे और ऐसे ऐसे पकड़ो। वो हड्डी नहीं ना, वो जो है वो पार्ट है ना भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हड्डी है, यहाँ उसके आगे ये जो पार्ट दिख रहा है ये कार्टिलेज। समझे?
कान में देखो, ये सारी चीजें क्या है, हड्डियां। ये जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये कार्टिलेज है। समझ में आया? तो कार्टिलेज कह रहा है कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, तो नोज में तो प्रेजेंट रहता है, ईयर में भी प्रेजेंट रहता है, किडनी में हमारा कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट रहता, किडनी में। यहाँ गले में भी कार्टिलेज रहता है अंदर की तरफ। ठीक है, डन हो गया। तो कार्टिलेज कहाँ नहीं प्रेजेंट रहेगा, किडनी में कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट रहेगा। है सब लोगों के पास दोनों ना, कोई आईफोन तो नहीं खरीदा है। न्यूरॉन्स आर मेड अप ऑफ, न्यूरॉन्स किसी से बने होते हैं, तो न्यूरॉन्स में होते हैं तुम्हारे नर्वस नर्वस नाम नहीं काम। ठीक है, लेवल ए बी सी, ये तुम्हारा तीन बना हुआ है न्यूरॉन पर। न्यूरॉन में तुम्हें ए बी सी तीनों का क्या नाम है तो लेबल करना है। तो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का फिगर है, देख लेना 10th में आता है काम, कभी भी देख। ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है सेल बॉडी। क्या कहा जाता है, सेल बॉडी। ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको कहा जाता है एक्सॉन। और ये एक्सॉन का देखो लास्ट पार्ट है टेल, तो इसको कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। टेल भी कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, मतलब एक्सॉन का एंड हो गया। एक्सॉन टर्मिनल भी कहा जाता है, इसको नर्व एंडिंग भी कहा जाता है, क्योंकि नर्व का ये एंड पार्ट है। समझा? तो ये हो गई न्यूरॉन का फिगर। न्यूरॉन का फिगर अच्छे से बना लेंगे। फिर 45 फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड वर्ड एलिमेंट, सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट वर्ड यूज किया था तो डाल्टन। न्यूटन तो यूज नहीं करेंगे भैया, न्यूटन तो बिजी थे क्वेश्चन और मोशन बनाने में। रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल लिखा। रॉबर्ट बॉयल थे जिन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज किया था एलिमेंट। ठीक है ना? नेक्स्ट, गिव द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो मेटल्स का जो भी कैरेक्टरिस्टिक रहता है उसी को उल्टा नॉन मेटल रहता है। अब मेटल अगर तुम्हें बताना है तो एक दिमाग में एग्जांपल रखो आयरन का। आयरन एक मेटल है। अब आयरन के अंदर क्या क्या क्वालिटी है वही तुम्हें बताना है, उसी का उल्टा नॉन मेटल कहा जाता है। तो आयरन में देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है आयरन में। तो पहला क्वालिटी हो गई तुम्हारी, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया कंडक्टिविटी। किसकी कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। हीट भी ट्रांसफर हो जाता है। भाई तुम इतना बड़ा लोहा लो, इधर खाली गर्म करो, इधर भी गर्म हो जाएगा, है ना? जैसे बर्तन में होता है, आप तो नीचे रखते ऊपर भी तो गर्म हो जाता है ना? तो पहला हो गया कंडक्टिविटी ऑफ हीट, दूसरा हो गया कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा हो जाएगा किसी भी मेटल को तुम पीट पाट कर एक थिन शीट बना सकते हो मेटल को, तो मैलिबिलिटी हो गया। चौथा तुम्हारा जो मेटल होता है वो बहुत ही चमकीला होता है, नया नया तो लश्चरस हो गया। फिफ्थ हो गया किसी भी मेटल को अगर किसी भी दूसरे मेटल से किसी भी और चीज से पीटा जाए तो उसमें से आवाज आएगी, किसी रिंग बेल की आवाज आएगी, तो उसको कहा जाता है सोनरस। तो ये सारी क्वालिटी तुम्हारी नॉन मेटल में नहीं होती। तो क्या क्या मैंने बताया? पहला तो कंडक्टिविटी हो जाएगी, दूसरा सोनरस हो जाएगा, मतलब उसमें बेल की तरह आवाज आएगी। मैलिबिलिटी हो जाएगी, मतलब उसे पीट के हम लोग क्या बना सकते हैं? इनसेट्स बना सकते हैं। चौथा लस्चरस हो जाएगा और सॉलिड होता है। अभी कंडक्टिविटी में दो चीज की रहेगी, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की रहेगी। मेरे ख्याल से समझ में आएगा। और ये सारी क्वालिटी नहीं होती, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती किसमें? नॉन मेटल। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस रहते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि जितने भी मेटल हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं कि हाँ ये वाला मेटल सॉलिड नहीं रहेगा, तो एक्सेप्शन को हटाकर सारे रूल्स पढ़े जाते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये वाला हो गया 46 वाला, लिखा है मिक्सचर हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी मिक्सचर का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है या नहीं होता? ट्रू और पॉसिबल? ट्रू नहीं होगा, ये सब फॉल्स। मिक्सचर क्या होता है पहले समझो। जैसे हमारे पास पानी है तो वो ये उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बता दूं, ठीक है? पानी मत फिल कर दो,
या ऐसे कोई और एग्जांपल हो, कोई भी चीज है जिसका, जैसे मान लो कैंडल है, कैंडल का एग्जांपल हम मान लेते हैं इसको कुछ मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मैंने कह दिया 50 डिग्री सेल्सियस मान लो। अब वो कैंडल में सिर्फ मुंह में तुम्हारी गैस है, उसका 50 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब उसमें कुछ मिक्स कर दो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा, उसमें और कुछ मिक्स कर दो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा, और कुछ मिक्स कर दो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा। तो अगर मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे फिक्स लिखा है, इसका मतलब गलत बात है। मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहता, उसमें जितनी चीजें मिलाते जाओ उसका मेल्टिंग पॉइंट बदलता जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? सिर्फ पानी लो, हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो, सिर्फ पानी लो, उसको बॉइल करो, जल्दी बॉइल होगा। उसमें कुछ मिला दो, टाइम लगेगा, और कुछ मिला दो और टाइम लगेगा। तो मतलब मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल है। समझ आ गया ना? फिर यहाँ पे लिखा है कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। यही पे मैंने भी बताया कि सारे मेटल सॉलिड नहीं होते हैं, कुछ मेटल्स हैं जो लिक्विड होते हैं। वो कौन सा है? मरकरी। क्या है? मरकरी। मैंने बताया था, अगर तुम लोग जब पढ़ रहे थे कि पहले जो थर्मामीटर आते थे कांच वाले, उसमें क्या रहता था? मरकरी रहता था। और मरकरी को जैसे ही हीट करोगे ना वो फैलेगा। क्या करेगा? पहले जमाने का थर्मामीटर देखो ना कांच वाला, तो उसको जैसे ही बॉडी में लगाया जाता था, अगर बॉडी हीट रहती थी तो मरकरी ऐसे फैल के ऊपर चला जाता था। तो डॉक्टर लोगों को पता चल जाता था कि हमारा जलवा है। ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या है? मेटल या नॉन मेटल है? कार्बन एंड ऑक्सीजन मेटल है नॉन मेटल है? यहाँ पर देखो, मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल में बताया था, जो भी ये पर्पल कलर का दिख रहा है, ये पर्पल कलर का, ये सारे नॉन मेटल है। यहाँ देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल है। लास्ट, कार्बन कितने रहते हैं ग्लूकोज में? हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज? तो अगर ग्लूकोज में कार्बन पूछ रहा है कितने हैं, तो सबसे पहले तुम्हें ग्लूकोज का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O4, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसमें देखो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। बताइए, आ गया?